नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे अब एक नई समस्या को लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपने जाना कि चुनाव हुआ है और चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं आई। ये ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो ये लगभग 15 वर्षों से सरकार में थी, लेकिन जनता ने इन्हें उखाड़ फेंका। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो चुनाव हुआ है ये निष्पक्ष नहीं था, मैं हारी वारी नहीं हूं और ना मैं इस्तीफा दूंगी। तो अब सवाल संवैधानिक प्रक्रिया पर बन जाता है कि अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होने वाला है। तो आइए हम इस पे ही चर्चा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने के जो फैसले का ऐलान किया है ये सबको चौंका रहा है, क्योंकि संविधान में उसी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जिस पार्टी को जनता ने सबसे बड़ा जनादेश दिया हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक हों, सबसे ज़्यादा उनके पास व्यक्ति हों जिनका समर्थन हो, और विधानसभा में विधायक दल का जो नेता बनता है वही मुख्यमंत्री बनता है। यानी कि सभी विधायक मिलकर आपस में एक दूसरे को चुनते हैं। तो ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद संवैधानिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठने तय थे। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने एक न्यूज चैनल में बताया कि किसी राज्य में एक ही समय में दो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, साथ ही सत्ता हस्तांतरण में भी अंतराल नहीं हो सकता। जो नियम हैं इनके अनुसार राजपत्र अधिसूचना जारी होने के बाद राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित करते हैं और शपथ लेने के बाद वह तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यानी कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं तो इस क्रम में क्या राज्यपाल कोई कदम उठा सकते हैं? तो ममता बनर्जी केवल नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक ही मुख्यमंत्री रह सकते हैं। यानी कि बहुमत जीतने वाली पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, चुनाव हारने वाली पार्टी यह अधिकार खो देती है। ममता बनर्जी के इस्तीफे ना देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं अश्विनी दुबे, उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है। गवर्नर किसी भी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य का राष्ट्रपति गवर्नर होता है, जिसे राज्यपाल कहते हैं। उसके पास पावर होता है कि अगर कोई पार्टी बहुमत में नहीं है तो उसके खिलाफ वो कानून के मुताबिक कोई भी फैसला ले सकता है। ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ हो जाएगा। गवर्नर कानून के तहत शासन चले इसके लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं, यानी कि सारा मामला गवर्नर के हाथों में हो जाता है। 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अगर मुख्यमंत्री तब तक इस्तीफा नहीं देती हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है राज्यपाल को। नई सरकार के गठन तक राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं, इससे संवैधानिक दिक्कत राज्य में नहीं आएगी। उनका 5 साल का कार्यकाल 8 को खत्म हो रहा है और उसके बाद नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। मामला समझ रहे हैं ना कि वो 8 तारीख तक मुख्यमंत्री रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद तो उनका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ममता बनर्जी के सीएम बने रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी अगर राज्यपाल उनका इस्तीफा लेते तो उन्हें केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता, यानी कि जब तक कोई नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक वही केयर टेकर के रूप में राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित रहती हैं। आपको बता दें कि अगर ममता बनर्जी को सच में लगता है कि वह गलत तरीके से हारी हैं तो वह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट जा सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं। किसी राज्य की मुख्यमंत्री को सत्ता तभी तक हासिल होती है जब तक राज्यपाल की मर्जी हो। अगर मुख्यमंत्री गलत तरीके से पद से चिपकी रहती हैं तो उन्हें बर्खास्त करना राज्यपाल का फर्ज होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है और उनका काम भी वही है कि राज्य में क्या चल रहा है उस पर नजर बनाए रखा जाए। ममता बनर्जी एक ऐसी राजनेता है जो सत्ता से चिपके रहने के लिए इतनी बेताब है कि उन्हें यह नहीं पता कि गरिमा के साथ पद कैसे छोड़ा जाए। ऐसा कहना है एक सीनियर एडवोकेट है महेश जेठमलानी। उन्होंने कहा कि गरिमा के साथ पद न छोड़ने का नतीजा यह होगा कि उन्हें अपमानजनक तरीके से बर्खास्त करना पड़ेगा। यह कोई संवैधानिक संकट नहीं है, यह बस ममता बनर्जी को बहुत ही बुरी रोशनी में दिखाता है,
क्योंकि अब अपने खिलाफ आए चुनावी फैसले के बाद वह चुनावी जनादेश की व्याख्या अपने हिसाब से करने का फैसला कर रही हैं। यह उनका काम नहीं है। ऐसा करना पश्चिम बंगाल की जनता का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। यह जताना कि वह अपरिहार्य है, कि वह कभी हार नहीं सकती, अजेय है, और अगर वह हारी भी हैं तो उन कारणों से जिन्हें वह साबित नहीं कर पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाएगा। भविष्य की राजनीति के लिए भी ऐसा हो सकता है। तो ममता बनर्जी का ये पूरा बयान लोगों को कहीं ना कहीं उस तरफ ले जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं भी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी अभी कई सारे मतलब ट्विस्ट बाकी हैं जो आपको बंगाल चुनाव में बीतने के बाद भी दिखाई देंगे, जब तक एक नया मुख्यमंत्री आपको नहीं मिल जाता। तो चलते चलते आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो चुनावी रिजल्ट आए हैं उनमें किनको कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। 293 टोटल सीटें थीं। इसमें टारगेट लगभग 147 का होना था, यानी कि जिनके पास 147 सीट होगी वही सरकार बनाएगा। फिलहाल दशकों से इस सीट पर, यानी कि मुख्यमंत्री की सीट पर ममता बनर्जी बैठी हुई थी, लेकिन इस बार जो चुनावी मुकाबला था टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और अदर हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जीत की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को मिली 260 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। जो कभी 2-4 सीटों पर सिमट कर रहती थी या जीरो या कुछ भी ना पाती थी, पाने के बाद भी कोई इनका अस्तित्व यहाँ बना नहीं रहता था, लेकिन लगातार प्रयास और हिंदुइज्म को प्रमोट करते हुए उस राज्य में सरकार बना लेना जहाँ लोगों को लगता था कि ममता बनर्जी को चुनाव हराना असंभव है। टीएमसी की बात करेंगे जो दशकों से सरकार में थी, उसको 293 सीटों में से 80 सीटें प्राप्त हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम सीटें थीं। यानी कि 147 के आंकड़े से इतना कम कि किसी के साथ गठबंधन कर लें, वो भाजपा को छोड़कर अन्य दलों के साथ अगर सभी के साथ गठबंधन कर लें तब भी सरकार में नहीं आ सकती, क्योंकि भाजपा के पास 260 सीटें हैं। यानी कि आप देखेंगे 50 से ज़्यादा सीटें भाजपा जीत चुकी थी। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती, लेफ्ट ने 2 सीटें जीती, अदर ने 2 सीटें जीती। अदर का मतलब जो निर्दल प्रत्याशी या कोई छोटी पार्टी रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी गणित आपको बताता है, और ममता बनर्जी इस समय पूरा हंसी का पात्र बन जाएंगी अगर वो इस प्रकार की हरकतें करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक बुरा संदेश, एक गलत संदेश जाएगा समाज में, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए, भविष्य के लिए सही नहीं रहेगा। तो ठीक ठाक तरीके से उन्हें स्वयं इस्तीफ़ा सौंप देना चाहिए। फिलहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारियां दी हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इसके पीछे उनका एक मकसद भी हो सकता है कि वो अपनी जनता को, अपने वोटर्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अभी मैं जिंदा हूँ। यानी कि अभी आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना बाकी होगा। अब सरकार बनेगी तो क्या पता सादा घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं वो घोटाले भी शुरू हों, उनकी जांच शुरू हो। तो इसमें जैसे इनके भतीजे थे और भी बहुत सारे इनके करीबी थे जो उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। फिर उसके बाद अभी फाइलों को लेकर भागना, जो रेड पड़ी हुई थी सीबीआई, ईडी वगैरह की, और उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे अभी चीज़ें देखने की ज़रूरत होगी। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।